ठीक ठीक है है। सर, चलिए कमेंट सेक्शन से एक सवाल और पिक करते हैं। प्रफुल्ल अस्थाना जी का कहना, मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 25 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। मेरे फंड्स हैं इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, इसमें 10,000 की सिप है, बंधन स्मॉल कैप में 10,000 की सिप और ईडलवाइज मिड कैप इसमें भी 10,000 की सिप है। तीनों में 10,000 यानी कि टोटल 30,000 की सिप है 25 साल के नजरिए से। सर ये 3 फंड्स आपको 25 साल के लिहाज से कैसे नजर आ रहे हैं? एक तो इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड, बंधन का स्मॉल और ईडलवाइज का मिड कैप प्रफुल्ल जी के पास। दिव्या, बहुत अच्छे फंड्स हैं तीनों, और इसमें बने रहने की सलाह देता हूँ बिकॉज 25 साल का टाइम होराइजन है। थोड़ा एग्रेसिव जरूर है ये पोर्टफोलियो, बिकॉज अगर आप देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप में मिड कैप पोर्शन रहेगा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक प्योर मिड कैप है और एक प्योर स्मॉल कैप है। तो ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो का वो देखेंगे एग्रेसिवनेस वो थोड़ी ज़्यादा है, बट गोइंग बाय द 25 ईयर टाइम होराइजन इनको बने रहना चाहिए तीनों फंड में। ठीक है सर, वैसे 25 साल के लिहाज से क्या अगर इनके पास लार्ज एंड मिड कैप की जगह प्योर मिड कैप ही होता तो भी क्या चल जाता? मतलब क्योंकि टाइम होराइजन इतना लंबा है, 2 मिड कैप 1 स्मॉल कैप होता तो भी क्या ये पोर्टफोलियो ठीक था? सी हमेशा वो नहीं होता कि अगर मिड कैप है तो बस मिड कैप ही चलेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हमने एक पूरा अगर आप 10-15 ईयर्स का टाइम होराइजन देख लें, ऑल्दो आई एग्री दैट मिड कैप इज द विनर, बट बहुत सारे समय ऐसे भी हैं जब लार्ज कैप फंड्स 2-2.5 साल के लिए डोमिनेट करते रहे हैं ओवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल इज अ बेटर प्रोपोजिशन। तो उसके हिसाब से इन्होंने आई थिंक ये राइट स्ट्रेटजी है। सर मैं पिछले वाले सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि पुराने जो फंड्स हैं यहाँ पर मैं उनका रिटर्न्स भी यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो पहली बात तो फंड नहीं है, 3 ही फंड्स हैं यहाँ पर। फ्रैंकलिन इंडिया हो गया 9.5% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न है, SBI का हो गया ये भी 9% के आसपास है, ICICI का प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड 6.4% के सर इसने एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। क्या इन फंड्स में जैसे कि हालांकि बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है, 4.85% का जो इनका बेंचमार्क था उसको तो ये बीट कर गए हैं, लेकिन क्या ऐसे फंड में सर अभी जाना जरूरी, क्योंकि रिटर्न्स बहुत कम है, 5 साल का जो वेटिंग पीरियड है और 6% 9% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न से दिख रहा है, और जो हम लोग मानते हैं 12% के आसपास का जो एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं उसके ऊपर ये नहीं आ पाए हैं। क्या ये सही है सर ऐसे पुराने फंड्स में यहाँ पर जाना? आप आईटी फंड्स की बात करें? हाँ सर, आईटी फंड्स की। सो अभिषेक, वो इसलिए आपको 5 ईयर का या 3 ईयर का जो कंप्रेशन दिख रहा है वो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस इन लास्ट 1.5 ईयर्स। तो वो क्या होता है कि जैसे अगर ये आईटी फंड्स के 2-3 मान लीजिए क्वार्टर अच्छे निकल के आ गए तो यही 5 साल की एवरेज आपको सुधरती हुई नजर आ जाएगी, बिकॉज जो आप अगर 15 दिन पहले का डेटा निकाल लें और 1 महीने का अगर आईटी फंड्स का रिटर्न देखेंगे तो वो उसमें और आज में बहुत फर्क आ गया है। तो वो खाली 30 डेज की एवरेज नहीं सुधरी, आपके 3 महीने की भी एवरेज सुधर गई होगी, 6 महीने की भी सुधर गई होगी। तो ये इसको ये बेसिस नहीं रख सकते कि 5 ईयर का एवरेज जो है वो बहुत कम आ गया है, बिकॉज फ्यूचर आउटलुक, यहाँ से फ्यूचर आउटलुक देखना बहुत जरूरी होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मतलब आई एम नॉट सो वरीड, बिकॉज अगर आप देखें 1 साल का आपने जो अभी चार्ट लगाया है -7 या -8% के आसपास का जो रिटर्न आ रहा है, बट एक फेज ऐसा भी था अभिषेक, अगर आप देखें, क्योंकि ये रिसेंट जो रिकवरी हुई है 17-18% की और आज की भी रिकवरी हुई है, अगर आप इसको हटा दें तो 1 ईयर के रिटर्न में 18%, 13%, 15% माइनस चल रहा था, राइट? तो अब अचानक से ये जो थोड़ा सा मार्केट रिकवरी हुई तो 1 साल का ही रिटर्न सुधर गया, तो इसी वजह से आपका 3 ईयर और 5 ईयर के भी जो एवरेज है वो सुधरती जाएगी। तो पीछे के रिटर्न को जो 5 साल हो गया उसको देख के आई थिंक वी शुड नॉट प्लान अवर इन्वेस्टमेंट्स। आईटी में अगर देखना तो फ्यूचर आउटलुक देखें, पोर्टफोलियोज देखें, फैक्ट शीट देखें। अब जैसे HDFC टेक्नोलॉजी फंड की आपने बात की, इसमें इनका जो सबसे फैक्ट शीट के हिसाब से जो टॉप होल्डिंग है वो इस समय भारतीय एयरटेल की है, विच इज टेलीकॉम कंपनी। तो आईटी फंड्स में बीच में टेलीकॉम का भी अगर आप देखेंगे इंडियन आईटी फंड्स में तो टेलीकॉम का भी एक्सपोजर है उसमें। तो कई बार क्या होता है कि अगर वेटेज प्योर आईटी की जो टॉप के 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स हैं उसमें से कोई दूसरा टेलीकॉम का या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का कोई स्टॉक है और वो चल गया, तो आप देखेंगे कि किसी फंड ने आईटी फंड ने ज्यादा रिटर्न दे दी। हो सकता है कि वो रिटर्न जो है जो एंसिलरी या उसके आप कह से इर्द गिर्द घूमने वाले सेक्टर्स है, कंपनीज है, उनके स्टॉक्स की वजह से ये आउट परफॉर्मेंस आई हो। तो ऐसे केस में फैक्ट शीट को पढ़ना बहुत जरूरी है, फ्यूचर आउटलुक को देखना बहुत जरूरी है। सर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे पोटेंशियल का, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये फंड है और 5 साल में इसने सिर्फ 4 या 5% रिटर्न दी है। जो लोग इस पर निवेशित हैं 5 साल पहले जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की होगी, क्या उनको अभी यहाँ पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ी से नाउम्मीद यहाँ पर हो गए हैं, या फिर ब्रेक इवन पे जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए?
देखिए, अब सबसे पहला जो पॉइंट होता है सेक्टर या थीमेटिक फंड इन्वेस्टिंग का, वो ये था कि ये लोग क्यों इसमें अटके इसलिए क्योंकि जब कोविड आया और उसके बाद में मार्केट्स बॉटम आउट हुई, फिर उसके बाद में एक ट्रेंड शुरू हो गया कि स्कूलिंग ऑनलाइन, ऑफिस ऑनलाइन, एवरीथिंग वाज डूइंग हैपनिंग ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी फंड्स एंड आईटी फंड्स का एक आप कह सकते हैं कि उनका बिल्कुल वो हो गया, रॉकेट बन गए थे ये सब स्टॉक्स। और लगभग 1-1.5-2 साल तक तो आईटी फंड्स ने इतनी ज्यादा रिटर्न दी कि पिछले 4-5-6 साल की ही एवरेज उन्होंने सुधार के रख दी। 1-2 साल की आउट परफॉर्मेंस ने एक लंबे समय की भी जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया। अब वहीं पे ही लोग अटकते हैं कि जब ये जो सेक्टर फंड्स होते हैं, एंट्री भी बहुत जरूरी है, एग्जिट भी बहुत जरूरी है। आपने अगर वहां लालच किया, अच्छा पैसा बन रहा था 2 टाइम्स 3 टाइम्स और इवन मोर, जब पैसा बन रहा था, तब आप सेक्टर फंड से अगर नहीं निकले और उसके बाद ये देख के कि चलो थोड़ी करेक्शन है 20% की है, वेट करते हैं 30% की वेट करते हैं, करते 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 आप अटक गए 2-3 साल और उसके बाद में ये सिचुएशन आ गई। अब इस समय यहाँ से अगर आपने इतना समय दे दिया हुआ है तो मुझे लगता है अब निकलने की जरूरत नहीं है। यू शुड स्टे पुट, आप वेट करें, इस साइकिल को दोबारा से रिवाइव होने दें। और एक चीज का और ध्यान रखें, पहली गलती क्या होती है कि आप एग्जिट नहीं कर पाए, दूसरी गलती क्या होती है कि सेक्टर ने थोड़ा सा रिवाइवल किया था, आपके फंड की वैल्यू ऐड पा रही और आप निकल के चले गए और बाद में जो सारी अपसाइड है वो दूसरी बार आप मिस कर गए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और आपने बहुत अच्छा वर्ड दिया, मेरे पता नहीं वो मन में बैठ गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो जो स्ट्रक्चरल रिकवरी, तो जो ये स्ट्रक्चरल रिकवरी है उसका वेट करें, क्योंकि जब ये होगी और जब ये सेक्टर अपनी पूरी धुन में आएगा, उस समय आपको वापस एक वो उस तरह की रिटर्न दिखेगी जहाँ पे आपको लालच आएगा कि और वेट करता हूँ। ऐसे जब लालच आने लग जाएगा तब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिएगा। मतलब सर आईटी एज एन सेक्टर को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब इरिस्पेक्टिव ऑफ 5 साल या 6 साल यहाँ पर डालेंगे, जब आपको लग रहा है कि 2-3 साल में इसने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दे दिए, तभी आप एग्जिट कर लें। डोंट वेट फॉर अनदर 5 और 7 ईयर्स टाइप यहाँ पर। नहीं, देखो क्या होता है, हमने साइकिल देखा आईटी का। अगर साइकिल अगर कोविड के बाद में 2-2.5 साल का बहुत अच्छा चला, तो अब लगभग 2.5 साल की एक अंडर परफॉर्मेंस आ गई। अब ये साइकिल रिकवरी पे है, अगर रिकवरी होती है तो इसको कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे और रिकवर होने में, और फिर हो सकता है वो 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम सेइंग बेस्ट तरीका क्या है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप जैसे आप डेटा पॉइंट्स बताओ और आप डेटा पे कितना फोकस करते हैं। अभिषेक, मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर आपका जो शो में आप जब इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स की क्वेरीज होती हैं उसको आप डेटा के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यही डेटा उनको दिखाना चाहिए कि आप 5 साल का, 10 साल का एवरेज, 15 साल का एवरेज देखें और आप देखें कि लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है। जब आपका ये फंड लॉन्ग टर्म एवरेज को बीट कर रहा हो या अपने इंडाइसिस को बीट कर रहा हो विद ह्यूज मार्जिन, यानी कि आपका मान लीजिए आईटी इंडेक्स की जो 5 साल या 10 साल की एवरेज आ रही है वो आ रही है 13% या 14% और आपका फंड 18-19% की रिटर्न दे रहा है, विच मीन्स इट इज बीटिंग द बेंचमार्क बाय 3-4% ह्यूज अल्फा। तो आपको वो समय होता है जब आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर। वैसे जो डेटा फ्लैश हो रहा है 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न वाले आईटी फंड, इस पर भी मैं कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच एक सवाल ले लेती हूँ। सुमन हमारे व्यूअर है, कहने मेरे पास 50,000 रुपए हैं, क्या एक साथ एचडीएफसी टेक फंड में डाल दूं या 25 किसी और फंड में मुझे निवेश करने चाहिए? सर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड आज के डेटा में जो है पिछले एक महीने का जो हमने डेटा दिखाया उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा विनर यही था, 16% तक के आई गेस इसने रिटर्न दिए थे। लेकिन अगर 1 साल में देखें काफ़ी गिरावट नजर आई, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में गिरावट थी। अब निवेशक क्या करें, सुमन जैसे 50,000 रुपये एक साथ एक ही आईटी फंड में डालने या फिर क्या करना चाहिए? सुमन जी देखो, एक चीज का ध्यान रखें, आईटी जो सेक्टर है उसके अगर आप पूरे फंड्स को लेंगे तो इनका ओवरलैप 50% के ऊपर ही दिखेगा आपको, 50-60% के ऊपर दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आप बहुत ज़्यादा इसको अगर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि एचडीएफसी के फंड में एक पर्टिकुलर एलोकेशन होगी इन्फोसिस की, टीसीएस की, एचसीएल की, जो भी कंपनीज हैं आईटी से रिलेटेड, चाहे वो मिड कैप कंपनीज भी क्यों ना हो, तो हर एक फंड मैनेजर अपनी अपनी एलोकेशन उनको देगा। तो कभी क्या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर 2-3 कंपनीज किसी एक क्वार्टर बहुत अच्छा चले तो दूसरे फंड मैनेजर का आईटी फंड जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने लग जाएगा। कभी क्या होगा कि किसी दूसरे फंड हाउस के जो सेक्टर स्टॉक बेट्स होंगी वो चल रही होंगी तो वो दिखाने लग जाएगा। तो इस चीज़ से आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने शॉर्टलिस्ट किया है कि मैं एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड में लगाता हूँ तो आप 50,000 इसमें ही लगाएं और लगा के आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर जो
फंड मैनेजर की अपनी कॉल्स हैं, उनके अपने जो रीबैलेंसिंग होंगे पोर्टफोलियो के, वो अपनी स्टडी के हिसाब से होंगे। वहां आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा फंड मैनेजर के ऊपर, क्योंकि आप खुद से अगर बहुत ज़्यादा रीशफलिंग करने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आउट परफॉर्म करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कई बार ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बिकॉज आप कई बार अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस के बीच में आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड ही नहीं होने देते। तो एक जगह लगा के उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक जगह अच्छा सर, एक चीज़ और, एक तो ये सुमन जी का सवाल था क्योंकि एचडीएफसी टेक फंड का, दूसरा डेटा भी हम लोग स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे, एक बार फिर से लेकर आते हैं। एक साल में कौन से ऐसे आईटी फंड्स थे जो हमें गिरते हुए नजर आए? बहुत सारे ऐसे फंड थे जिनके माइनस के रिटर्न थे। एचडीएफसी टेक फंड -7% तक के रिटर्न, क्वांट टेक फंड ये भी -7%। उसके बाद अगर हम देखें एक साल में पॉजिटिव रहे जो आईटी फंड, डिस्पाइट कि सेक्टर इतना डाउन जा रहा था, उस लिस्ट में 2 फंड हमारे शामिल थे। आई गेस इन्वेस्को का कोई एक आईटी टेक फंड था और इसके अलावा एक फंड और था, ये रहा इन्वेस्को इंडिया टेक फंड, पॉजिटिव 3.7% के रिटर्न, 3.7%, और वाइटो कैपिटल का डिजिटल भारत फंड ये भी 2 से 3% पॉजिटिव में ही रहा। सर ऐसे में एक ही सेक्टर के ये 2 फंड कैसे अच्छा कर रहे थे बीते एक साल में, और ये बाकी फंड में तो अच्छी खासी गिरावट हमें नजर आ रही है? तो एज एन निवेशक, एज एन इन्वेस्टर, मैं जब कोई भी फंड चुनूं, वेदर इट्स आईटी या फिर इंफ्रा, कोई भी फंड, तो क्या मुझे स्टॉक्स की स्टडी भी थोड़ी करनी चाहिए उसके बिहाइंड? एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी हमने जब बात कर रहे थे, आप देखें एचडीएफसी टेक्नोलॉजी में आईटी का जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर लिया, बिकॉज उनकी जो टॉप होल्डिंग है भारतीय एयरटेल। बट कुछ ऐसे फंड्स होंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी की एलोकेशन कम होगी और प्योर आईटी की ज़्यादा होगी, तो वहाँ अंडर परफॉर्मेंस हो गई। सो आपने जैसे अभी इन्वेस्को की बात की, दिव्या, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगी तो आई ट्राई टू फेच कि इनकी जो लेटेस्ट फैक्ट शीट है वो क्या बोलती है। जी 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 बिल्कुल सर। सो बेसिकली इन्वेस्को का अगर मैं फंड के थोड़ा डिकोड करते हैं आज, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपके व्यूअर्स के लिए देखना कि फैक्ट शीट को भी किस तरीके से देखा जाए। तो मेरे सामने ही अभी वो देखिए, इनका जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वो रफली 49% जो है, लेटेस्ट फैक्ट शीट है वो 49% सॉफ्टवेयर है, रिटेल है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी अगर आप देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी फंड में ऐड कर दिया है, और टेलीकॉम भी इन्होंने ऐड कर दिया, फिर इलेक्ट्रिकल्स है, हेल्थ केयर भी है। अब वो थोड़ा सा मैं भी लिटिल कंफ्यूज हो गया कि ये हेल्थ केयर का क्या काम है, बट ये हो सकता है कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए या कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप घर पे बैठ के अपने टेस्ट बुक कर लीजिए तो लोग आपके घर पे आते हैं। तो आई थिंक ये उसको देखते हुए इन्होंने इस तरीके से ऐड किया होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में भी जो फिनटेक कंपनीज होगी उन्होंने उसको ऐड किया होगा। सो अब होराइजन थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्योर जो है टेक्नोलॉजी फंड्स। तो इन्वेस्को का एक अपना पोर्टफोलियो आप देखिए, 49% इस समय इनका जो आईटी फंड है। यही अगर मैंने आपसे बात की थी एचडीएफसी टेक्नोलॉजी की, तो एचडीएफसी टेक्नोलॉजी का अगर आप पोर्टफोलियो देखें इस समय, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको भी डिकोड करने की। जी, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड अगर हम बात करें जुलाई के महीने की, तो जैसे कि मैंने कहा विनर यही रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न जो है बीते 1 महीने में इस पर्टिकुलर फंड ने दिए। लेकिन 1 साल के लिहाज से इसकी इमेज अगर हम देखें तो काफ़ी गिरता हुआ ये फंड भी नज़र आया था। बात ये है कि क्या इस 1 महीने की जो है रैली पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको बता दें कि आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक पोल भी है, आप कौन सा सेक्टर दिखाएगा दम। आपको क्या लगता है? आईटी पर चर्चा हो ही रही है, इसके अलावा आईटी, डिफेंस, एफएमसीजी, बैंकिंग, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। आपकी क्या राय बनती है, कौन सा सेक्टर आगे जाके अच्छा कर सकता है? अपनी जो टिप्पणी है वो आप पोल के थ्रू जो है दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए अभी हम अगर लेटेस्ट फैक्ट शीट देखें एचडीएफसी की, तो इनके पास में जो टेक्नोलॉजी का अभी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का 61% एलोकेशन है, बट टेलीकॉम में इन्होंने 20% लिया हुआ है। तो आप देखिए कितना वेरिएंस है यहाँ पे। मतलब आप 49% हमने देखा इन्वेस्को का था और एचडीएफसी का 61% है सॉफ्टवेयर का। वेयरएज उनका टेलीकॉम का जो था एलोकेशन कम था, उनका टेलीकॉम एलोकेशन इज लाइक रफली 3%, बट एचडीएफसी में 20%। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है उन्होंने इनका जो है
आप कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस को दिखाया है। ये बहुत ज़रूरी आई थिंक आज हमने जो थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश की है थ्रू द लेंस ऑफ फैक्ट शीट, उसका पर्पस ये है ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्यों फंड्स जो होते हैं, कभी कोई एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी दूसरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज फंड मैनेजर्स जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से जो भी स्टॉक एलोकेशन होती है या पर्टिकुलर सेक्टर एलोकेशन जो होती है वो अलग अलग रखते हैं। तो जब वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या सब सेक्टर चल जाए बहुत ज़्यादा, तो उस फंड की आउट परफॉर्मेंस हो जाती है। सब